दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट के लिए सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? जिसे जब हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, जब उसमें न तो कोई उन्नति हो रही है और ना ही कोई अवनति हो रही है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति अवधान। तो यहाँ हो जाएगा सीखने का पठार। सीखने के पठार में हम जब अधिगम करते हैं तो वह किसी प्रकार से सहायक नहीं होता है, उसे ही सीखने का पठार कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक स्किनर है। इन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया था, स्किनर साहब ने। अगला है, निम्न में से कौन से भिन्न है, मतलब इन सब में कौन सा भिन्न है? पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। तो इसमें सभी अधिगम का सिद्धांत है। ये तीनों, ये भिन्न है। ये ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ये इन सब से भिन्न है। जी सब अधिगम के लिए है, ये अलग है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो होता है वो बुद्धि का मापन करता है, इसमें बुद्धि हो जाएगा। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह हरलाख का कथन है। टेट में जो यूपी टेट होगा उसमें कथन और कारक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब विकास के परिणाम स्वरूप नई नई योग्यताएं, नई नई विशेषताएं प्रकट होती हैं मनुष्य के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि वही विकास है। विकास की परिभाषा इन्होंने दी थी अपने हिसाब से कि विकास के फलस्वरूप मनुष्य में नई नई योग्यताएं और नई नई क्षमताएं प्रकट होती हैं। अगला देख लेते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन थे। ये द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि के प्रतिपादन है, स्पीयरमैन दोनों का किए हैं। थॉर्नडाइक, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताया था, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त। ये समूह कारक बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। अगला है, विद्रोह की भावना किस प्रवृत्ति में निम्न में से किस अवस्था में बच्चों के अंदर आती है? तो विद्रोह की अवस्था पूर्व किशोरावस्था में आती है। यही इसी किशोरावस्था को ही तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, जिसे स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़ी तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। अगला देख लेते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसमें फैक्ट पूछा जाता है। सीटेट में पेडागोजी पूछा जाता है, लेकिन यूपी टेट में फैक्ट पूछा जाता है। और सरकार यूपी टेट अनिवार्य भी करने वाली है, इसलिए सीटेट के साथ यूपी टेट पास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने मॉडलिंग, अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो मॉडलिंग का सिद्धांत की मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था। तो इनका हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इससे रिलेटेड था कि बच्चा समाज में मॉडल के द्वारा सीखता है, कुछ ना कुछ मॉडलिंग करके सीखता है। तो इनका हो जाएगा कि पहला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जी संज्ञानात्मक जीन पियाजे दिए हैं। व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। पहला हो जाएगा इसमें। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा, मोटिवेशन। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए
और जारी करने के लिए, नियमित करने के लिए मतलब शेड्यूल बनाते हैं। अंदर से जब मोटिवेट होंगे कि आज ये करना है, ये ऐसे करना है, तो वह एक प्रकार से शेड्यूल बनाते हैं, तो उसी को मोटिवेशन या प्रेरणा कहते हैं। अगला देख लेते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने का पुनः स्मरण करने में असफलता। जो बातें हम सीख चुके हैं, पहले से जो सीखी गई है और उसे पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे विस्मृति कहते हैं। और जो सीखे हैं और उसका स्मरण कर रहे हैं, तो उसको स्मृति कहेंगे। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति, कि असफल हो रहे हैं सीखी हुई बातों को लेकर। अगला है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला क्या थी। तो गेस्टाल्टवाद जो था मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो इसका मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गेस्टाल्टवाद के बारे में पूछा जाता है किस पर प्रयोग किए थे, तो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था अपना। अगला है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। जिसे व्यवहार, इसमें इसका आशय है कि इसे व्यवहार में अगर मनुष्य के परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अधिगम कहेंगे। किसी भी मनुष्य में व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी जगह पे समायोजन करने की बात है, तो वो सब अधिगम से जुड़ा होगा। अगला देख लेते हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, आप सब लोगों को पता होगा। भाषा से नोम चॉम्स्की हैं, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास से मनुष्य के विकास से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। अगला है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है। स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा और प्रलोभन। तो उसका होगा जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा दोनों होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जाती है। अगले सीखने के नियम दिए थे। सीखने के नियम थार्नडाइक दिया था। थार्नडाइक ने अपना जब प्रयोग किया था बिल्ली पर, तो उन्होंने सीखने का 2 नियम बताए थे, पहला मुख्य, दूसरा गौड़। तो मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताया था और गौड़ में इन्होंने 5 बताया था। सीखने में तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, इन्होंने 3 नियम बताया था अपने मुख्य नियम में। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। जब बच्चा शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष के लिए रहता है, तो उसमें सबसे अच्छी प्रभावी विधि क्या है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये सभी विधि बालोद्यान के लिए है, इसलिए ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कौन से कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक थकान, ये सभी होंगे। इसमें सभी संवेग को प्रभावित करते हैं। संवेग का मतलब ही होता है कि मतलब जो मनुष्य के अंदर संवेदनाएं, जैसे उत्तेजित अवस्था में से क्रोध हो गया, रोना, चिल्लाना, हर एक चीज़ उसे ही संवेग कहते हैं। तो वह सब प्रभावित होता है मानसिक, शारीरिक थकान से भी और बीमारी से भी, हर एक चीज़ से वो प्रभावित होगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धन अर्जन का मूल्य, तो यही नहीं सम्मिलित है। एन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से धनार्जन करना है, धन को अर्जित करना, ये मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक, ये सब मूल्य के वर्गीकरण है। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें ये तीसरा नहीं होगा कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, और इसमें से सब भाषा विकास का सिद्धांत है। अगला, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में, अभी ऊपर दिया गया था कि अधिगम की परिस्थिति में यदि
कोई वो रोल नहीं अदा कर रहा है, जिससे सीखने में कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे सीखने में पठार कहेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात हम जो सीखे हैं, पहली भाषा जो सीखे हैं, अगर दूसरी भाषा में हेल्प कर रही है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। और पॉजिटिव वो सकारात्मक होगा, अगर नहीं कर रहा है नकारात्मक होगा, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे कम कर रहा है तो नकारात्मक, अगर कर ही नहीं रहा है तो उसे जीरो स्थानांतरण भी कहेंगे। तो इसमें 23 नंबर पूछा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो उसका अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने बताया है, इसकी संख्या 14 होती है। ये टेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों की खोज किसने की थी। घुमा फिरा के यही पूछता है। तो इसमें पूछा है अधिकांश भाग आधारित होता है, तो हो जाएगा वो मूल प्रवृत्ति पर। अगला है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? टेट का विकास कौन कहा था? तो ये किए थे मॉर्गन एंड मुर्रे। 3 नंबर। अगला होगा परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किसके द्वारा दिया गया था परीक्षण वाला? तो ये एल्बर्ट बंडूरा, जो जिसे मॉडलिंग भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। मॉडलिंग का सिद्धांत कभी कभी पूछा जाता है। अगला पूछा गया कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? कौन सी नैतिकता है जो बाह्य कारण के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पूर्व पारंपरिक में। आप लोग देखे भी होंगे, पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए नैतिकता दिखाता है, अच्छा लड़का लड़की के लिए नैतिकता दिखाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है कि बाह्य कारकों द्वारा नैतिकता को प्रदर्शित करता है। अगर दंड से बचने के लिए नहीं नैतिकता दिखाएगा तो जानता है कि अगर कोई आया है रिश्तेदार, अगर पैर नहीं छुएंगे, सही से नहीं नैतिकता दिखाएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, इसलिए वह नैतिकता दिखाता है। तो ये बाह्य कारकों के द्वारा नैतिकता दिखा रहा है। अगला है व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। किस व्यवहारवादी ने कहा है? तो ये वाटसन ने कहा है कि आप मुझे एक छोटा सा बच्चा दीजिए, मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बना सकता। आप उसे चोर चाहें, डाकू या वकील, डॉक्टर, IAS PCS जो भी चाहें, हम उसको वो बना के देंगे। आप एक मुझे छोटा सा बच्चा दीजिए 5 साल का। अगला है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। अर्थात क्या पूछा गया है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, वह क्या कहलाएगी? जिसमें परम शून्य भी हो तो उसे अनुपात मापनी कहते हैं। अंतराल के साथ परम शून्य भी होता है तो उसे अनुपात मापनी कहते हैं। अगला है सुमेलित करने वाला है, मिलान करने वाला प्रश्न है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक का नाम है ये। इसमें चारों एक साथ कर लेता हूँ। एनिमल इंटेलिजेंस ये किसकी पुस्तक है? एनिमल इंटेलिजेंस पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भित का नियम, अनुकूलन हो जाएगा पियाजे, पुनर्बलन हो जाएगा स्कीनर, इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, सारगर्भित गेस्टाल्टवाद। अब मिला लीजिए, पहला हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है? इसमें देखिए थर्ड वाले में 3, 4, 1, 2 यही हो जाएगा। ये आंसर सही है। अगला है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कौन सी अवस्था को कोल ब्रूस ने कहा है कि यह अनोखा काल है? तो इन्होंने बाल्यावस्था को कहा है। बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि संवेग काफ़ी
ज़्यादा बच्चों के अंदर विकसित हो जाते हैं। तो कोल ब्रूस ने कहा है कि यह एक अनोखा काल होता है। अगला है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास। तो वृद्धि से पूछा जाए तो वो शारीरिक विकास से संबंधित, क्योंकि वृद्धि शरीर में होती है जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम माप सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 31 का 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है? मिश्रित है, नतोदर है, उन्नतोदय या उत्तल भी है, लंबवत नहीं है ये अधिगम का वक्र। अगला है 33 नंबर, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का मतलब प्रस्तावना में, आप लोग टीचिंग भी कराए होंगे तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान को आंका जाता है। यही सबसे अच्छा कौशल माना जाता है कि बच्चे से